पास पूरे देश में 9 लाख एकड़ ज़मीन है और ये ज़मीन तीसरे नंबर पर, रेलवे और डिफेंस के बाद में सबसे ज़्यादा ज़मीन। सिर्फ इससे कम 1 लाख एकड़ ज़्यादा ज़मीन सिर्फ 2-3 हिंदू इंडोमेंट्स के पास मौजूद है। बाकी इंडिया की बात ही अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। ये तो पूरे इंडिया में है जो आप बता रहे हैं, 7,40,000 या 7,80,000 कुछ एकड़ बताते हैं। 2005 का मैंने पढ़ा, वो कह रहे थे कि ताजमहल भी वक्फ की ज़मीन है। अगर वक्फ की ज़मीन थोड़ी देर को मान भी लें तो कहाँ जाएगी वो? ज़रा सोचने की बात है ना, थोड़ा ओपन माइंड होकर के सोचें। तो ये जाएगा कहाँ, किसके पास जा रहा है? चाइना चला जाएगा क्या? नेपाल चला जाएगा क्या? कहीं नहीं जाएगा ना। इंडिया की चीज़ें इंडिया में रहेगी। शायद ये परेशानी तो नहीं कि सवाल पूछे जा रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु में एक गांव 1500 साल पुराना था, वहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहता है, सारी हिंदू आबादी है, वहाँ मंदिर है, उसको कहा जा रहा है ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आपका ये स्टूडियो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, मैं कह सकता हूँ इस बात को? बहुत सारे ट्रिब्यूनल स्पेशल एक्ट के तहत बने हुए हैं, सिर्फ औकाफ का नहीं है, और भी चीज़ों का है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो मेन स्ट्रीम सारी चीज़ों से बाहर हो गया। अब मैं आपको लेटेस्ट उदाहरण देता हूँ। शिमला प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग कह रहे हैं कि बाहर से लाके रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ बसा दिया, उन्होंने हमारी तहबाजारी पर कब्जा कर लिया और मुश्किल। मुझे रोहिंग्या बताना तो बहुत आसान है, बस एक ख़ास पहचान है मेरी, तो मैं रोहिंग्या हो गया। ये तरीका गलत है। आप एक सिस्टम में जाइए, आप देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है। उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, हिमाचल का जिक्र हमने किया, गुजरात में कुछ ऐसी जगह है जिनके बारे में इंप्रेशन ये है कि यहाँ पर मुसलमानों को दूसरी जगहों से लाकर बसाया जा रहा है। उनमें बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, उसमें रोहिंग्या मुसलमान हैं और इन इलाकों की डेमोग्राफी बदली जा रही है। कोई बिजनेस करने कहीं पहुँचा है तो वो कहाँ से आया है, वो कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसका तो एक पूरा सारे स्टेट की सारी एजेंसीज मौजूद है, सारा सिस्टम मौजूद है। और उसको लोग बहुत सारी चीज़ों से जोड़ते हैं, बोलते हैं कि इन लोग के आने से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुई, इन लोग के आने से आए दिन यहाँ झगड़े शुरू हो गए। अच्छा, अब रियलिटी अलग चीज़ है, परसेप्शन अलग चीज़ है। इत्तेफाक की बात यह है कि परसेप्शन ऐसा बना दिया गया है। आप सियासत में तो नहीं हैं, लेकिन सियासत पूरी करते हैं। आप नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, आरएसएस से बात करते हैं। देश के लिए कोई आदमी कोई अच्छा काम करेगा, तारीफ करेंगे, गलत काम करेगा उसकी मजम्मत करेंगे। तो आप जब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, जब वो इस्लामिक कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ के लोग उन्हें गले लगाते हैं, उन्हें अवार्ड्स मिलते हैं, तो आपको अच्छा लगता है? अक्सर चीज़ों पर बड़े बड़े डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन देश के बाहर जाएंगे, अगर कोई बेइज्जती करने की कोशिश करेगा तो हमारी जान भी उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे पूरी। तो बद्री साहब, हमारे देश के लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है, अमेरिका में, यूके में। जो प्रॉब्लम है उसको तो मैं भी बयान करूंगा। जो प्रॉब्लम है अगर उसको सॉल्व नहीं करने की कोशिश होगी तो मैं सब जगह जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा वहां रहूंगा, यहां भी रहूंगा, बाहर भी रहूंगा, रोना तो मुझे पड़ेगा। जो दावा सरकार का है सबका साथ सबका विकास, हो रहा है वो? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इसके ऊपर जिस तरह के सिंसियर एफर्ट होने चाहिए थे वो हो रही हैं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल। क्योंकि हम हमेशा सरकार के लोगों से जो बात सुनते हैं कि राशन में, बिजली में, मकान में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, हिंदू हो मुसलमान हो सबको। लेकिन इंसाफ में, कानून के इम्प्लीमेंटेशन में भी बराबरी होनी चाहिए, तब है ऐसा। देखिए, आपको लगा कि बुलडोज़र चलने से लोगों पर जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, तो आपने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाँ, वो तो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। उनका तो तर्क ये है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब थी और सख्ती की है, उससे मौलाना साहब को तकलीफ हो रही है। नहीं, ये अच्छी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए जो भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए वो लेना चाहिए,
लेकिन उस एक्शन को लेने की भी सीमा होनी चाहिए। उस सीमा को अगर लांघा जाएगा तो यह उचित नहीं होगा। लेकिन अगर आपके जैसे लोग किसी माफिया के खिलाफ एक्शन लिए जाने पर अगर ऑब्जेक्शन करेंगे, यहाँ सिर्फ माफिया की बात नहीं है, कॉमन आदमी भी, अभी वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है, कहीं किसी जगह से कन्विक्ट नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ एक्शन हुए, एनकाउंटर हुए, सिचुएशन बेटर हुई, इससे आप एग्री करते हैं? हाँ, मैं पार्शियली एग्री करता हूँ। ये परसेप्शन नहीं जाना चाहिए कि ये किसी विशेष वर्ग के खिलाफ हो रहा है, न उस मुस्कुराहट से, न सवाल के उस खास किस्म के जवाब से। तो बहुत अच्छी बात है। आपका भी मैंने बयान देखा कि ऐसे हज़ारों केस हैं जिनके खिलाफ यूएपीए लगा है, टेररिज्म का केस है, गिरफ्तार किया गया है, उन सब की कोर्ट्स में लड़ाई आप लड़ रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। वकालत करवाना और आदमी को सफाई देने का अधिकार तो हमारे सिस्टम ने दिया है। कुछ तो भी जिसके पास वकील नहीं है, चाहे वो टेररिस्ट हो, आप उसके लिए वकील नहीं, अपॉइंट करें। ये फैसला कि कौन टेररिस्ट है, ये फैसला लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज करेंगी या जुडिशरी करेगी। अब ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा कि देवबंद आतंकवाद की गंगोत्री है और उन्होंने कहा कि हाफिज सईद समेत कई आतंकवादियों के तार देवबंद से जुड़े। जैसे जिन साहब का नाम ले रहे थे, अभी गंगोत्री बताया है, वो खुद ही उसी गंगा में नहाए हुए हैं, आतंकवाद की गंगा में नहा के बैठे हुए हैं। उनको अधिकार नहीं है इस मुल्क की कैबिनेट में रहने का। अगर वो कोई ऐसा आदमी और इस तरह के एटीट्यूड का आदमी कैबिनेट में बैठा हुआ है तो मैं उस कैबिनेट के बारे में क्या सोचूंगा? मैं कहां अपने आप को खड़ा देखूंगा? उन्होंने तो नाम दिए, उन्होंने कहा मसूद अजहर, मुल्ला अमर, फजल रहमान, ये वो आतंकवादी हैं जो देश के दुश्मन हैं और ये देवबंदी थिंकिंग को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, देवबंद को रेस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि उनको बहुत मुबारक हो और ये हमारी कैबिनेट को भी बहुत मुबारक हो। बस और क्या कह सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं कह सकता। वो आपसे कहेंगे आपको मुबारक हो, ऐसी हाँ, बात। ठीक है, और क्या कहें, और क्या जवाब।
पार्टी ने दो बार आपको लोकसभा का चुनाव लड़वाया, प्रवक्ता बनाया, टीवी पर बैठाया, नाम दिया, सम्मान दिया, लेकिन आपने पीठ में छुरा घोंप दिया। जिस कांग्रेस की हर सभा का शुभारंभ वंदे मातरम और रघुपति राघव राजा राम से हुआ करता था, वो महात्मा गांधी की कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चली गई, इसलिए मेरा झगड़ा हुआ। नहीं, इसलिए झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा तो आपने इसलिए किया क्योंकि नरेंद्र मोदी जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में जा रहे थे, कांग्रेस को इनविटेशन मिला, कांग्रेस से उस आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने कहा ये बीजेपी का फंक्शन में, इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन चले गए। राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। मैंने ये बात कही, मुझे निमंत्रण मिला है, मैं जाऊंगा, आप भी जाएं, तो क्या गुनाह कर दिया? राहुल गांधी ने तो ये भी कहा, और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ, वहाँ नाच गाना हो रहा था, वहाँ उन्हें ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखाई दी थी। जैसे राहुल गांधी वैसे राहुल गांधी के सपने। राहुल गांधी जी ने ये कहा वो नाच गाना हो रहा है, अरे बिल्कुल, वो कोई मातम का मौका था। तो आप तो वहां थे, कौन नाचा था? हम नाचे और हम नाचेंगे। साधु संत नाचे, पूरी अयोध्या नाची, और रजत जी घर बैठा पूरा भारत नाच रहा था। जैसी भाषा आप बोलते हैं, शब्दों का जो चयन करते हैं, जैसे जब संसद में सिंगोल स्थापित हुआ, आपने कहा कि देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फिर आपने लिखा कि गधे चिल्लाने लगे। अब ये कोई संतों की भाषा थोड़ी है। ये आप तो बहुत बड़े वकील भी हैं यहाँ, और इल्ज़ाम लगाने का आपने बिल्कुल ऐसे संकल्प ले लिया कि मुझे आज सूली पे चढ़ा के ही छोड़ेंगे। मेरा सवाल है, इसमें मैंने किसी नेता का नाम लिया, किसी पार्टी का नाम लिया, किसी आदमी का नाम लिया? रजत जी, किसी आदमी को गधा नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी गधे को भी आदमी नहीं कहा जा सकता। आप बताओ, किसी नेता को गधा कहा? तो गधों को नेता भी नहीं कहूंगा। आपने जहां नाम लेकर कहा है, वो उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आपने कहा अगर राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार में पैदा न हुए होते तो कोई उन्हें चपरासी की नौकरी भी नहीं देता। रजत जी, सच को सच कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जितना सच को सच कहना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल सच को सुनना है, और सच को सुनना जितना मुश्किल है, उतना ही सच को स्वीकार करना है। यदि इस सच को कांग्रेस स्वीकार कर लेती तो कांग्रेस की आज दुर्दशा ना होती। मैं राहुल गांधी जी का बिल्कुल विरोधी नहीं। अगर मैं राहुल गांधी जी का विरोधी होता तो उन्हें यह सलाह क्यों देता कि भैया राम का निमंत्रण मत ठुकराओ, राम का निमंत्रण आना सौभाग्य होता है, जो राम का निमंत्रण ठुकरा दे वो तो कहीं का भी नहीं रहेगा। तो ये आप कहते हैं कि राहुल गांधी राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, और इल्ज़ाम भी ऐसा आप कहते हैं अगर राहुल गांधी सत्ता में आ गए तो राम मंदिर को गिरा देंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। राम का अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक है, ये किसने कहा? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। वो अपनी पब्लिक मीटिंग में पूरी दुनिया के सामने रजत जी कहते हैं अगर नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री बन गया तो सनातन का राज आ जाएगा। उनके सुपुत्र हैं, कहते हैं सनातन इज ए डर्टी वर्ड। एक पार्टी है DMK, कांग्रेस पार्टी, और राहुल गांधी जी की सबसे प्रिय पार्टी है। वो कहती है कि ये तो सनातन जो है ये डेंगू है, मलेरिया है, कोढ़ है। तो मैंने ये कह दिया भी डेंगू मलेरिया कोढ़, इससे तो DMK बनता। DMK की फुल फॉर्म ही ये है, डेंगू मलेरिया कोढ़। मंदिरों में जो जाते हैं लड़की छेड़ते हैं, ये किसने कहा? किसने कहा?
बुलाओ ना यहाँ उन्हें बुलाओ यहाँ। मगर मुझे लगता है रजत जी, आप भी हम जैसे गरीबों को यहाँ मुलजिम बनाते हो, राहुल गांधी को मुलजिम बनाने से डरते हो। मैं पिछले 40 साल से पत्रकारिता में हूँ, डरने का मौका तो कोई आया है नहीं, किसी से नहीं डरते। और आपने कहा इसलिए मैं जनता को बता देता हूं कि राहुल गांधी को कई बार इनविटेशन भेजा है। पर्सनली भी मैंने कहा, चिट्ठी लिख के भी बुलाया, मेल भी किया, और मुझे उम्मीद है कि किसी न किसी एक दिन उनको लगेगा कि वाकई में आपकी अदालत में आना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, उन्हें कभी नहीं लगेगा।